सो हाय हेलो 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 आई एम पल्लवी द्विवेदी योर बायोलॉजी एजुकेटर। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं हमारा नेक्स्ट चैप्टर दैट इज ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ओके, तो ये आपकी एक वन शॉट रिवीजन रहेगी। मतलब हम क्विकली पूरे चैप्टर को कंसाइज करके फ्लो चार्ट्स के फॉर्म में, डायग्राम्स के फॉर्म में हम पूरे चैप्टर को रिवाइज करेंगे। ठीक है, तो ये आपकी शॉर्ट सी पूरी समरी है पूरी क्लास की। और बट आई विल मेक श्योर कि आपका कोई भी पॉइंट इसमें से मिस नहीं होगा। तो आप वीडियो को एंड तक देखिएगा और आपका ये चैप्टर बिल्कुल अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट द चैप्टर दैट इज ह्यूमन रिप्रोडक्शन। सबसे पहले देखते हैं कि क्या इवेंट्स होते हैं पूरे रिप्रोडक्टिव साइकिल जो होती है ह्यूमन बींग्स की, या फिर हम कह सकते हैं प्राइमेट्स की। जो पूरी रिप्रोडक्टिव साइकिल होती है उसमें क्या क्या आपके इवेंट्स होते हैं। सबसे पहले आपका होता है गैमीटोजेनेसिस, मतलब कि गैमीट्स का फॉर्मेशन। अब कौन कौन सी गैमीट्स होती है ह्यूमन बींग्स में? मेल्स के केस में होती है आपकी स्पर्म और फीमेल्स के केस में होती है ओवम। स्पर्म एंड ओवम। तो सबसे पहले गैमेटोजेनेसिस होगी where the gametes are formed. उसके बाद the gametes have to meet and they meet with the process of insemination. The sperm travels to the female reproductive tract और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं insemination. उसके बाद जब दोनों ही गैमेट्स आपकी मीट करती हैं तो दैट प्रोसेस यू ऑल वेरी वेल नो दैट इज फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन होती है मतलब कि फ्यूजन हो रही है दोनों ही गैमेट्स का। Now after fertilization this zygote which develops into blastocyst, जिसको अभी हम आगे पढ़ेंगे कैसे डेवलप करता है blastocyst में, कैसे implantation होती है। बट द प्रोसेस जो आपका प्रेगनेंसी मार्क करती है, द इवेंट विच मार्क्स द प्रेगनेंसी इज इम्प्लांटेशन। उसके बाद वो आपका जो एम्ब्रियो है वो पूरा फीटस में डेवलप करता है। उस डेवलपमेंट साइकिल को, जो 9 मंथ्स का पूरा पीरियड होता है, उसको हम बोलते हैं जेस्टेशन पीरियड। एंड फाइनली व्हेन द फीटस इज कंप्लीटली डेवलप्ड it gets released, the baby releases from the fetus and that process is known as parturition. ओके, कुछ टर्म्स देख लेते हैं जिसको हमें जानना चाहिए, जिससे हमें पता होना चाहिए, क्योंकि हमें चैप्टर में आगे इंपॉर्टेंट उसकी पता लगेगी। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट। जहां पर आपका एक्चुअल फ्यूजन हो रहा है ना, जो फ्यूजन हो रहा है आपका मेल और फीमेल गैमीट का, इस टर्म को हम बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, विच इज वेरी 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 यूनिक टू ह्यूमन बींग्स। फिर विविपेरस, डायरेक्ट, जैसे हम ह्यूमन बींग्स हैं, वी डायरेक्टली गिव बर्थ टू अनदर babies, not eggs, we don't produce eggs or something like that, इसीलिए हमें क्या बोलते हैं? विविपेरस। सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म का मतलब हो गया आपके कि जो मेल और फीमेल जो सेक्सेस है वो आपके सेपरेट है, अलग अलग है। ठीक है, दोनों डिफरेंट दिखते भी है, मतलब मॉर्फोलॉजी भी इनकी अलग है। जैसे कि स्पर्म आपका मोटाइल होता है, ठीक है, स्मॉलर इन स्ट्रक्चर होता है, और वही ओवम आपका राउंड इन शेप होता है और वो इमोटाइल होता है। तो वो आपका एक्सप्लेन किया था विद द हेल्प ऑफ द टर्म सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। तो ये कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं जो आपको पता होनी चाहिए इस चैप्टर से रिलेटेड। ओके, लेट्स गो। सबसे पहले हम पढ़ते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। तो जो आपका मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, इसमें आपका जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है वो क्या होता है? टेस्टिस। नाउ वेयर इज टेस्टिस लोकेटेड? टेस्टिस जो है वो आपका लोकेटेड होता है स्क्रोटम में, एक सैक लाइक स्ट्रक्चर स्क्रोटम। और बेसिकली ये आपका अब्डोमिनल कैविटी या फिर बॉडी के थोड़ा सा आउटर एरिया में होता है, बाहर की तरफ होता है। क्यों ऐसा होता है? बिकॉज टेस्टिस को कहते हैं ना कि स्पर्मेटोजेनेसिस की जो प्रोसेस होती है उसको थोड़ी कम टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है, लाइक थोड़ी कूल टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है। जो ह्यूमन बींग्स का, जो हमारी बॉडी का टेम्परेचर होता है, उस टेम्परेचर से 2-3 डिग्री सेल्सियस कम टेम्परेचर इसको चाहिए होता है टू परफॉर्म द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस और टू फॉर्म स्पर्म्स। इसीलिए टेस्टिस आर लोकेटेड इन स्क्रोटम विच लाइज डाउन बिलो द एब्डोमिनल कैविटी। और क्या होते हैं कुछ आपके स्ट्रक्चर, कुछ आपके एक्सेसरी डक्ट्स होते हैं, ग्लैंड्स होते हैं, जैसे कि सेमाइनल वेसाइकल, प्रोस्टेट ग्लैंड, और कौन सी ग्लैंड्स है इसमें मेंशन, एपिडिडाइमस में आपका स्पर्म मैच्योर होता है, वासा डिफरेंस इसको कैरी करता है। ठीक है, टेस्टिस आपका प्राइमरी ऑर्गन हो गया। और पीनिस, पीनिस आपका एक्सटर्नल जेनिटेलिया होता है, जिसके थ्रू स्पर्म जो है आपका रिलीज होता है या ट्रैवल करता है टिल टू दी फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। स्पर्म में आपका स्पर्म, पेनिस में आपका स्पर्म जो है कैरी फॉरवर्ड होता है। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और इसके पार्ट्स। अब देखो, स्पर्म आपका फॉर्म हो गया टेस्टिस में। टेस्टिस में बेसिकली सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स में आपका पास फॉर्म होता है। वो प्रोसेस अभी हम समझेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस में। बट स्पर्म का क्या पाथवे होता है? काफी लंबा रास्ता तय करता है स्पर्म आपका जब यहाँ पर फॉर्म हो जाता है। इसको यहाँ से बेसिकली ट्रैवल करके यहाँ पर आना है, पीनस में आना है। ठीक है, पीनस से आपकी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम तक जाना है। तो क्या पाथवे एग्जैक्टली ये फॉलो करता है, इसका मैंने एक कंप्लीट फ्लो चार्ट दे दिया है। देखिए, सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स में आपके स्पर्म्स जो है फॉर्म होती हैं, बनती हैं, फॉर्म्ड।
फॉर्म्ड इन सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स। उसके बाद आपकी कुछ डक्ट्स आ जाती हैं। सबसे पहले रेटी टेस्टिस में जाता है, मतलब ये यहाँ बन गया है, अब इसके बाद ये ट्रैवल कर रहा है, रेटी टेस्टिस में जाता है, फिर एपिडिडाइमस, स्पेलिंग गलत हो गई है सॉरी, एपिडिडाइमस में जाता है, फिर एपिडिडाइमस से वास डिफरेंस में, ओके, फिर वास डिफरेंस से आपका फिर दोबारा एपिडिडाइमस, फिर वासा एफरेंशिया, फिर इजैकुलेटरी डक्ट, ठीक है, इजैकुलेटरी डक्ट, फिर फाइनली यूरेथ्रा जो है आपकी ओपनिंग हो जाती है, फिर यूरेथ्रा मीटस, और इसके बाद चला जाता है आपके पीनस में। So this is the pathway which sperm basically follows after getting formed in the seminiferous tubules। और जो ये आपकी ducts है ना, ये साथ साथ में आपकी जो ये glands है ना, seminal vesicle, prostate gland, ठीक है, bulbourethral gland, ये जो glands है ये कुछ liquid secrete करती हैं, ठीक है। इन liquids में आपका fructose present होता है, या basically they all, यहाँ पे लिख रखा है मैंने, accessory जो glands है आपकी seminal vesicle आपकी रिलीज करती है fructose plus prostaglandins। fructose basically क्यों, फ्रक्टोज आपका स्पर्म्स को एनर्जी प्रोवाइड करता है। जो आपके स्पर्म्स है उनको, वो आपकी मोटाइल है, तो मोटाइल है तो उनको ट्रैवल करने के लिए क्या चाहिए, एनर्जी की रिक्वायरमेंट लगती है, वो एनर्जी आपकी मिलती है यहाँ से, फ्रक्टोज से। फिर प्रोस्टेट ग्लैंड आपके कुछ कैल्शियम प्लस एंजाइम सिक्रीट करता है, और बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड्स कुछ म्यूकस सिक्रीट करता है, जो कि लुब्रिकेशन मतलब कि स्पर्म को ट्रैवल करने में हेल्प करती हैं। तो ये सारी ही जो आपकी सिक्रेशंस हो रही है ना, ये मिल करके फॉर्म करती हैं आपका क्या, सीमेन। सीमेन फॉर्म करती है जो लिक्विड लाइक मटेरियल होता है, और इसी सीमेन में आपका स्पर्म भी प्रेजेंट होता है, ठीक है। स्पर्म अकेले नहीं ट्रैवल करता है, सीमेन के साथ, सीमेन के फॉर्म में ही आपका ट्रैवल करता है, ठीक है। सीमेन इज इक्वल टू स्पर्म प्लस सेमाइनल प्लाज्मा, and this seminal plasma is the secretion of these accessory glands। तो बेसिकली मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आपको दो बातें बहुत इंपॉर्टेंट जाननी है कि आपका स्पर्म जो है वो फॉर्म हो रहा है टेस्टिस में, टेस्टिस में भी बेसिकली सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स में वो आपका फॉर्म करती हैं, और साथ में कुछ आपके एक्सेसरी ग्लैंड्स हैं जो कि सिक्रीट कर रहे हैं कुछ ऐसी सिक्रीशंस, कुछ ऐसी लिक्विड लाइक सिक्रीशंस जो कि स्पर्म को ट्रैवल करने में हेल्प करते हैं। ओके, ये है आपका मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। अब देखो टेस्टिस का एक आपका एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर हम देख लेते हैं। टेस्टिस में आपकी प्रेजेंट होती हैं सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स, कहाँ है भाई, सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स। देखो बेसिकली टेस्टिकुलर लोब्यूल्स जो होती हैं वो आपकी कुछ नहीं तो 215 नंबर होती हैं, उसके अंदर आपका प्रेजेंट होता है सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स। कम से कम एक आपके टेस्टिकुलर लोब्यूल्स में 2 से 3 सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, उसके अंदर आपकी टेस्टिस फॉर्म होती हैं, ठीक है। इसके अंदर आपकी स्पर्म आपका फॉर्म होता है। स्पर्मेटोजेनेसिस की जो प्रोसेस होती है वो आपकी सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स के अंदर होती है, ठीक है। इसमें आपकी दो तरह की सेल्स प्रेजेंट होती हैं सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स में। जो आपकी इनर जो लेयर होती है वो आपकी जर्म लेयर होती है, वही जर्म लेयर आपकी स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस को, या जो कह सकते हैं गैमीट फॉर्मेशन की प्रोसेस को स्टार्ट करती है। प्लस आपके यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं क्या, सर्टोली सेल्स, या फिर हम इनको बोलते हैं नर्स सेल्स। नर्स सेल से आपको क्या आइडिया लग रहा है कि ये जो स्पर्म आपका डेवलप हो रहा है ना, उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती हैं। तो आपको याद रखना है सर्टोली सेल्स प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द डेवलपिंग स्पर्म। फिर आ जाते हैं लेडिक सेल्स। लेडिक सेल्स को और हम क्या बोलते हैं, इंटरस्टिशियल सेल्स। इंटरस्टिशियल सेल्स बोलते हैं, ठीक है। और ये इंटरस्टिशियल सेल्स जो होती है ये आपका एंड्रोजेंस या फिर द बेसिक हार्मोन, वेरी इंपॉर्टेंट हार्मोन, टेस्टोस्टेरॉन को सिक्रीट करते हैं। ये टेस्टोस्टेरॉन आगे चल करके मेल सेकेंडरी सेक्सुअल जो कैरेक्टर्स होते हैं ना, लाइक द वॉइस ऑफ मेल, या फिर जो हेयरी स्ट्रक्चर होता है, जो हेयर प्रेजेंट होता है बॉडी पार्ट्स पे, ये वो सारे सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स को डेवलप करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है टेस्टोस्टेरॉन, ठीक है। तो ये आपका स्ट्रक्चर है किसका, आपके टेस्टिस का एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर। ये देखो ये आपकी है लेडिक सेल्स, ठीक है, ऐसे कुछ दिखते हैं ये आपके इंटरस्टिशियल सेल्स जिनको हम बोल रहे हैं, ये आपका सिक्रीट कर रहे हैं टेस्टोस्टेरॉन। ये सर्टोली सेल्स है, जो ऐसे वाली सेल्स हैं आपकी, ये सर्टोली सेल्स है जिनको हम बोलते हैं नर्व सेल्स। ये आपकी न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रही है जो आपका स्पर्म जो है डेवलप हो रहा है, ओके ओके। अब देखो आपको स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस में आगे बताऊंगी, ये मैंने ऐसे ड्रॉ कर दिया है, आगे बताऊंगी। आ जाते हैं, पहले हम स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं दोनों का, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। उसके बाद हम गैमेटोजेनेसिस पढ़ेंगे कि कैसे आपका स्पर्म और फिर एग की फॉर्मेशन हो रही है, ठीक है। ये आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम आपको अच्छे से पता है, ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। दोनों ही डायग्राम्स आपके मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के भी और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के भी। बेसिकली आपको लोकेशन पता होना चाहिए कि कौन सा स्ट्रक्चर एग्जैक्टली कहाँ प्रेजेंट है, और उस लोकेशन की या उस स्ट्रक्चर की क्या इंपॉर्टेंस है, कौन सी मेजर प्रोसेस कहाँ पर हो रही है, इसीलिए आपका डायग्राम इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसमें भी आपका जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है वो होते हैं आपकी ओवरीज।
पेयर ऑफ ओवरीज प्रेजेंट है, एक यहाँ और एक यहाँ, दोनों ही साइड में आपकी ओवरीज प्रेजेंट है। ओवरीज आपकी प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होती है बिकॉज इसके अंदर ही आपका फीमेल गैमीट फॉर्म होता है। फीमेल गैमीट प्लस स्टेरॉइड हार्मोन्स ये आपका ओवम प्रोड्यूस करती है, साथ में जो आपकी हार्मोन्स रिक्वायर्ड होती हैं इसकी ग्रोथ के लिए वो भी आपकी यही प्रोड्यूस होती हैं। फिर ये आपका एक्सटेंड होता है और ये आपका जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस है इनको हम बोलते हैं फिम्ब्रिए। ठीक है, इसको हम बोलते हैं फिम्ब्रिए। ये ऐसे ओवरी को होल्ड करके रखते हैं। फिर आपकी कुछ ऐसे पाइप जैसे स्ट्रक्चर्स आ जाती हैं जिनको हम क्या बोलते हैं बच्चों, एम्प्यूला, इन्फंडिबुलम ऊपर वाले पार्ट को, बीच वाले पार्ट को एम्प्यूला और इस्थमस। बेसिकली आपकी एम्प्यूला और इस्थमस जंक्शन पे, जो एम्प्यूला इस्थमस जंक्शन होता है मैं यहाँ लिख देती हूँ, एम्प्यूला इस्थमस जंक्शन पर आपकी फर्टिलाइजेशन होती है। ठीक है, बेसिकली इस जंक्शन पर आपकी फर्टिलाइजेशन होती है। एग यहां से रिलीज होकर के यहां पर ट्रैवल करता है और स्पर्म यहां से यहां पर जाता है, इस जंक्शन पर आकर के आपकी फर्टिलाइजेशन होती है। फिर एम्प्यूला ऑफ ओविडक्ट जो है ये आपका एक्सटेंड करता है कहां पे, ये जो आपका फनल जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, इसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, यूट्रस। यूट्रस। और ये जो 3 लेयर्स दिख रही है ना आपको, एंडोमाइट्रियम जो इनर लेयर है इसको हम बोलते हैं एंडोमाइट्रियम, मिडिल लेयर को हम बोलते हैं मायोमाइट्रियम और आउटर लेयर को हम बोलते हैं पेरीमाइट्रियम। ठीक है, दीज आर दी लेयर्स ऑफ यूट्रस। यूट्रस की ये आपकी लेयर्स हैं। और जो आपका एम्ब्रियो होता है, जो फीटस होता है, वो भी इसी पियर शेप्ड स्ट्रक्चर, इसी आपके जो ये कैविटी है ना, इसी में आपका ग्रो करता है। ठीक है, आपका जब यहाँ पे फर्टिलाइजेशन हो जाती है जाइगोट की, तो वो आपका कुछ ब्लास्टोसिस्ट में जब कन्वर्ट हो जाता है, सेल्स उसकी डिवाइड करके जब वो आपका ब्लास्टोसिस्ट में कन्वर्ट हो जाता है, तो वो यहाँ पे ट्रैवल करके आता है और यहाँ पर अंदर आपकी फीटस जो है वो आपकी ग्रो करती है। ये जो आपकी वॉल्स है ना, जो लेयर्स हैं, इससे ही अटैच हो जाती हैं, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस फॉर्म होती हैं और वो अटैच हो जाती है, फिर आपका बेबी यहाँ पे ग्रो करता है। अब यहाँ पे जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जो एंडिंग है उसको हम बोलते हैं सर्वाइक्स, और जो ओपनिंग होती है उसको हम बोलते हैं वेजाइना। ठीक है, बेसिकली वेजाइना आपकी कह सकते हैं बर्थ प्रोसेस में भी हेल्प करती है, और सर्वाइक्स को हम क्या बोलते हैं, तुम लोग मुझे कमेंट करके बताना। ओके, ये आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में स्ट्रक्चर, बेसिकली स्ट्रक्चर हमने देखा यहाँ पर। ओके, अब देखो जो आपका एक्सटर्नल जेनिटलिया जैसे हमने पढ़ा उसमें पीनिस के बारे में, वैसे ही यहाँ पर आपका क्लिटोरिस जो है दैट इज इक्विवेलेंट टू पीनिस। बट जो आपकी वेजाइना है या फिर जो एक्सटर्नल जेनिटलिया जो ओपनिंग है, उसके स्ट्रक्चर को हम क्या उसके पार्ट्स होते हैं, ये आपको इंपॉर्टेंट है जानना। देखते हैं, जो आपका अपर पार्ट जो टिश्यू लाइक स्ट्रक्चर होता है, जो आपका कुशन लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसपे हेयर्स भी प्रेजेंट होते हैं, उसको हम बोलते हैं मॉन्स प्यूबिस, फैटी टिश्यू विच इज कवर्ड विथ हेयर। ठीक है, और जो आपकी ओपनिंग लाइक होती है, ओपनिंग जैसी स्ट्रक्चर होती है, उसको हम बोलते हैं क्लिटोरिस, इरेक्टाइल टिश्यू एट लेबिया जंक्शन। ये आपकी बेसिकली कह सकते हैं इंसेमिनेशन में, स्पर्म को रिसीव करने में ये आपका मेजर रोल प्ले करती है। अब जो आपकी आउटर जो फ्लिप लाइक फोल्डिंग्स होती है ना, फ्लिप जैसी, उनको हम बोलते हैं लेबिया मेजोरा, ये भी आपकी फ्लैशी होती है। मॉन्स प्यूबिस जो आउटर पार्ट है वो, और आपका लेबिया मेजोरा ये आपकी कुशन लाइक मतलब फैटी स्ट्रक्चर्स हैं। ठीक है, फिर आपका लेबिया मेनोरा जो अंदर की तरफ फोल्ड्स होती हैं, जो अंदर की तरफ फोल्ड, ये आपका जो कुशन लाइक है, ये वाला पार्ट ये आपका लेबिया मेजोरा हो गया। ये ऊपर जो आपका ये पार्ट है, ये वाला, ये भी आपका काफी फैटी होता है, ये मॉन्स प्यूबिस है। जो अंदर फोल्डिंग्स होती हैं उनको हम बोलते हैं लेबिया माइनोरा। माइनोरा मतलब कि अंदर की तरफ आपकी फोल्डिंग्स प्रेजेंट है। फिर आपका एक लेयर होता है हाइमेन का लेयर, जो कि वेजाइना को कवर करके रखता है। ठीक है, ऐसा बोलते हैं कि हाइमेन की लेयर जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है। बट बेसिकली ये लेयर आपकी कई बार ब्रेक हो जाती है, कोई इफ अ फीमेल इज वेरी एक्टिव इन स्पोर्ट्स, या फिर कोई एक्सीडेंट हो गया, या फिर कुछ ऐसी कह सकते हैं फिजिकल एक्टिविटी ज्यादा हो रही है, तो जो हाइमेन की लेयर है वो आपकी ब्रेक हो जाती है। या फिर जब सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है फॉर द फर्स्ट टाइम, तब भी आपकी हाइमेन की लेयर ब्रेक होती है। बट कई बार ऐसा भी होता है कि इवन आफ्टर द सेक्सुअल इंटरकोर्स, कोइटस होने के बाद भी आपकी हाइमेन की लेयर ब्रेक नहीं होती है। तो ये आपका एक मिथ जो हम सुनते आते हैं कि हाइमेन इज द साइन ऑफ वर्जिनिटी, दैट इज अ मिथ ओनली, ये आपका गलत है। ठीक है, ओके, अब आ जाते हैं कुछ आपकी सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन, दैट इज मैमरी ग्लैंड्स। इसमें आपकी मिल्क फॉर्मेशन होती है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, जब आपकी प्रेगनेंसी एंड होने वाली होती है, चाइल्ड बर्थ होने वाला है, तब इसमें मिल्क प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाता है। मैमरी ग्लैंड के अंदर आपके होते हैं एल्वियोलाई सेल्स। एल्वियोलाई सेल्स के अंदर आपकी होती है मैमरी ट्यूब्यूल्स। एक कह सकते हैं
आपकी दो पेयर में मेमोरी ग्लैंड्स होती हैं, ठीक है, दो पेयर में आपकी मेमोरी ग्लैंड्स होती हैं, उसके अंदर आपके कई सारे एल्वेओलाई के सेल्स प्रेजेंट होते हैं, उसके अंदर आपकी होती है मेमोरी ट्यूब्यूल्स, और उसके अंदर मेमोरी डक्ट्स, बेसिकली आपकी लिक्विड लाइक सिक्रीशन हो रही है, इसीलिए मेमोरी डक्ट्स प्रेजेंट होती हैं। अब ये आपकी जो निप्पल, जो आउटर उसका स्ट्रक्चर होता है, निप्पल्स जिसको बोलते हैं, वहां से आपकी मिल्क की सिक्रीशन होती है। इस पूरे प्रोसेस को, द फॉर्मेशन ऑफ ये जो कहते हैं ना मिल्क, इसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, लैक्टेशन, ठीक है। अल्वियोलाई सेल्स जो हैं ये आपकी सिक्रीट करती हैं मिल्क को, और जो हार्मोन्स इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, प्रोलैक्टिन और ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन बेसिकली इजेक्शन करा रहा है, और फॉर्मेशन आपकी होती है प्रोलैक्टिन की वजह से, ठीक है। एक फ्लो चार्ट के फॉर्म में मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है कि मिल्क फॉर्मेशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आपकी कैसी होती है, कैसे प्रोसेस ये आपका एग्जैक्टली होता है, विच आर दी स्ट्रक्चर्स इन्वॉल्व, ठीक है। चलो ओके अब आ जाते हैं गैमीटोजेनेसिस पे कि स्पर्म की फॉर्मेशन कैसे होती है, फिर आपकी ओवम की फॉर्मेशन कैसी होती है, एक एक करके हम उसको पढ़ते हैं। स्पर्म की फॉर्मेशन मैंने आपको बताया कि जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, ये पूरी प्रोसेस आपकी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में चल रही है, ठीक है। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स यानी कि टेस्टिस के अंदर, ठीक है। एक मैंने फ्लो चार्ट और बनाया था, देखो, हाँ, स्पर्मेटोगोनी यही स्टार्ट किया है, ये मेरे को लगा मैंने आगे मेंशन नहीं किया है, इसलिए मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया था। तो देखो बच्चों, जो आपकी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स जो होती हैं, उसके अंदर जो आपकी इनर लेयर होती है उसको हम बोलते हैं जर्म लेयर, ठीक है। जर्म लेयर, जो उसकी सेल्स होती हैं वो स्पेशलाइज्ड हो जाती हैं और स्पर्मेटोगोनिया की तरह एक्ट करती हैं, जो आपकी डिप्लॉयड इन नेचर है। आपको प्लॉइडी लेवल जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको पता है कि पहले जो आपकी बॉडी की सेल्स होती हैं, जो नॉर्मल सेल्स होती हैं, वो आपकी डिप्लॉयड इन नेचर होती हैं। जब आपकी गैमीटोजेनेसिस होती है, बेसिकली वहां पर आपका क्या होता है, मियोसिस होता है, तब जाकर के गैमीट्स फॉर्म होती है। वही प्रोसेस हमें यहाँ पर समझना है। तो आपने देखा कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स की जो इनर लेयर है, जर्म लेयर, मतलब कि बेसिकली जर्म लेयर का मतलब हो गया ये आगे चल के गैमीट्स बनाएंगी। तो जर्म लेयर जो है वो आपकी डिप्लॉयड इन नेचर है। फिर वो आपका जाता है, पहले माइटोसिस होगी, माइटोसिस होगी तो आपका प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट फॉर्म होगा। बेसिकली स्पेशलाइज्ड हो जाती हैं कुछ सेल्स उसकी, वो एक्ट करने लगती हैं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट की जैसे। फिर अब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट जब आपका फॉर्म हो जाता है, इट विल अंडरगो मियोसिस 1। आपको पता है मियोसिस दो स्टेज में होती है, मियोसिस 1 एंड देन मियोसिस 2, फिर एंड में जाकर के 4 हैप्लॉइड सेल्स आपकी फॉर्म होती हैं, ठीक है। तो इट विल अंडरगो मियोसिस 1। अब आपके बन गए सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स, दे विल बी 2 इन नंबर, दो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स बन गए। फिर उसके बाद दे विल अंडरगो मियोसिस सेकेंड, और मियोसिस 2 जब हो जाएगी आपकी, तब आपकी बन जाएंगी स्पर्मेटोजेनेसिस। अब स्पर्मेटिड्स कह सकते हैं, बेसिकली आर दी प्रीकर्सर्स टू स्पर्मेटोजोआ, मतलब स्पर्म्स की प्रीकर्सर वाले स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं क्या, स्पर्मेटिड्स। ये स्पर्मेटिड्स जो आपके फॉर्म हुए हैं, ये जब आपके सर्टोली सेल्स में अपने हेड को इम्बेड कर देते हैं, तब आपकी हो जाती है स्पर्मियोजेनेसिस, और कंप्लीट फॉर्मेशन आपका हो जाता है स्पर्मेटोजोआ यानी कि स्पर्म्स का। एक बार फिर से समझते हैं पूरी प्रोसेस को। तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स की जो आपकी लाइनिंग होती है, इनर लाइनिंग जिसको हम बोलते हैं जर्म लेयर, उसकी कुछ सेल्स आपकी स्पेशलाइज्ड हो जाती हैं, एंड दे स्टार्ट एक्टिंग लाइक स्पर्मेटोगोनिया, एंड दे आर डिप्लॉयड इन नेचर। Okay, when these diploid cells, they undergo mitosis and they produce primary spermatocyte, which is the precursor to the sperms. ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट आपका जाता है मियोसिस 1 में, मियोसिस 1 होती है तो आपका फॉर्म होता है सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। ये भी आपका कैसा है, हैप्लॉइड इन नेचर है। अब ये आपका मियोसिस 2 में जाएगा, और बाद आपकी 4, क्योंकि मियोसिस के बाद आपका जो रिजल्ट होता है वो 4 हैप्लॉइड डॉटर सेल्स फॉर्म होती हैं, तो वैसे ही यहाँ पे 4 हैप्लॉइड स्पर्मेटिड्स फॉर्म हो जाती हैं। स्पर्मेटिड्स आर द प्रीकर्सर्स टू व्हाट, स्पर्मेटोजोआ या फिर स्पर्म्स। नाउ दे विल अंडरगो स्पर्मियोजेनेसिस। आपको स्पर्मेटोजेनेसिस स्पर्मियोजेनेसिस में कंफ्यूज नहीं होना है। स्पर्मियोजेनेसिस आपकी फाइनल फॉर्मेशन हुई है स्पर्म्स की, और फिर आपके स्पर्म्स फॉर्म हो जाते हैं जो कि आपके हैप्लॉइड इन नेचर होते हैं। ओके, ये आपका स्पर्म का स्ट्रक्चर है। ये आपका डिवाइडेड होता है हेड में, मिडिल पीस और टेल में, ठीक है। हेड में आपका न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, ओके, न्यूक्लियस प्रेजेंट है, प्लस ये जो कैप लाइक स्ट्रक्चर है इसको हम बोलते हैं एक्रोजोम, ठीक है, इसको हम बोलते हैं एक्रोजोम। फिर जो मिडिल पीस है इसमें आपका प्रेजेंट होता है माइटोकॉन्ड्रिया। क्यों प्रेजेंट है माइटोकॉन्ड्रिया, बिकॉज इसको चाहिए एनर्जी, इसको बहुत सारे फंक्शंस परफॉर्म करने हैं, बेसिकली इसको ट्रैवल करके जाना है, प्लस अपने आप को एक्टिव भी रखना है, इसीलिए यहाँ पर प्रेजेंट होती है आपकी माइटोकॉन्ड्रिया, जो कि एटीपी या एनर्जी प्रोवाइड करती है। और
जैसे कि बैक्टीरिया में या फिर सारे ही आपके ऑर्गेनिजम्स जो मोटाइल होते हैं उनके पास आपका टेल प्रेजेंट होता है, वैसे ही स्पर्म्स के पास भी आपका टेल प्रेजेंट होता है। तो ये बेसिकली स्ट्रक्चर है आपका स्पर्म का। अब देखते हैं कि कौन से हार्मोन्स आपके इन्वॉल्व होते हैं। तो बच्चों बेसिकली आपके गोनाडोट्रोफिन जो हार्मोन्स होते हैं, दे आर responsible, these are somehow stimulating the formation of the hormones which will finally help in the spermatogenesis। अब क्या होता है, गोनाडोट्रोफिन जो आपके हार्मोन्स होते हैं ये आपकी एंटीरियर पिट्यूटरी को स्टिमुलेट कर देते हैं। तो एंटीरियर पिट्यूटरी जो है वो आपकी दो हार्मोन्स को रिलीज करती है, एक LH और एक आपका FSH। ठीक है, LH और FSH। LH जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन होता है ये आपका स्टिमुलेट करता है लेडिक सेल्स को। अभी हमने पढ़ा था लेडिक सेल्स यानी कि आपके इंटरस्टिशियल सेल्स को स्टिमुलेट करता है। फिर वो लेडिक सेल्स आपके रिलीज करते हैं एंड्रोजेंस या फिर टेस्टोस्टेरोन। और दीज हार्मोन्स आर, एंड्रोजन इज डायरेक्टली responsible for what? Directly responsible for spermatogenesis। देखो बच्चों क्या हो रहा है, एक स्लाइड ऐड करके बताते हैं। नहीं, GnRH मान लो आपको गोनाडोट्रोफिन हार्मोन है, ये आपका एंटीरियर पिट्यूटरी को एक्टिवेट कर रहा है या स्टिमुलेट कर रहा है। अब इससे आपके रिलीज होती हैं दो हार्मोन्स, LH यानी कि ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और एक आपका FSH। LH आपका रिलीज कर रहा है, एक्टिवेट कर रहा है लेडिक सेल्स को। ल्यूटिनाइजिंग से आप याद कर सकते हो कि L से ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और L से आपका लेडिक सेल्स को। और फिर लेडिक सेल्स आपकी सिक्रीट कर रही हैं एंड्रोजेंस। ठीक है, एंड्रोजेंस को आपके रिलीज कर रही हैं। ठीक है, FSH आपका जाता है और ये एक्टिवेट करता है सर्टोली सेल्स यानी कि नर्स सेल्स को। ये आपका कह सकते हैं ये दोनों मिलकर आपका कराती हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। ठीक है, ये आपकी कंप्लीट पाथवे है कि कौन से हार्मोन्स क्या फंक्शन प्ले कर रहे हैं। यू हैव टू रिमेंबर दिस। आई विल गिव यू अ ट्रिक कि कैसे आप इसको याद कर सकते हो। सबसे पहले GnRH मतलब कि गोनाडोट्रोफिन का नाम ये तो आपको पता है कि आपके इंटीरियर पिट्यूटरी को अफेक्ट कर रहा है। एंटीरियर पिट्यूटरी को जब ये स्टिमुलेट कर रहा है तो आपके दो हार्मोन्स रिलीज हो रहे हैं, LH यानी कि ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और एक आपका FSH। LH आपका जाता है लेडिक सेल्स, L से L आप इसको याद कर सकते हो कि LH जाता है और लेडिक सेल्स को एक्टिवेट करता है या फिर स्टिमुलेट करता है। और फिर FSH आपका जाता है, इसमें आपका S आ रहा है तो S से आप इसको याद कर सकते हो कि सर्टोली सेल्स को जाकर के एक्टिवेट कर रहा है। नाउ दीज बोथ सेल्स, ये लेडिक सेल्स आपके एंड्रोजेंस रिलीज करते हैं और सर्टोली सेल्स बेसिकली न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है आपकी डेवलपिंग स्पर्म्स को। तो बेसिकली बोथ द हार्मोन्स आर डायरेक्टली गेटिंग इन्वॉल्वड इन द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। ठीक है, इतनी बात समझ में आई कि कौन से हार्मोन्स आपके रिस्पॉन्सिबल है, स्पर्मेटोजेनेसिस कैसे हो रही है, कहां पर हो रही है, कौन सा हार्मोन किस पार्ट को जाकर के एक्टिवेट कर रहा है, ये आपका कंप्लीट इस स्लाइड में अच्छे से प्रेजेंट है, एक स्लाइड में कंप्लीटली प्रेजेंट है। ठीक है, अब आ जाते हैं आपके oogenesis की प्रोसेस पे यानी कि ओवम फॉर्मेशन की प्रोसेस में। ये आपका बहुत कह सकते हैं 100% कंप्लीटली आपका डिफरेंट है स्पर्मेटोजेनेसिस से, बिकॉज यहाँ पर आधा काम जो है वो तो फीटल स्टेज पे ही हो जा रहा है। मतलब कि व्हेन अ फीमेल इज प्रेजेंट इनसाइड द फीटस ऑफ हर मदर, जब वो अपनी माँ के पेट में है तभी उसके अंदर आधी प्रोसेसेस हो जा रही हैं फीटल लाइफ में ही। उसका प्राइमरी oocyte तक की प्रोसेस जो है, यहाँ तक की जो प्रोसेस है ये आपका कंप्लीट हो जा रहा है फीटल लाइफ में ही। oogonia फॉर्म्ड इंटरप्रोफेज 1, प्राइमरी oocyte आपका फॉर्म हो जाता है और ये प्रोसेस यहीं पर अरेस्ट हो जाता है, यहीं पर फीटल लाइफ में ही आपका अरेस्ट हो जाता है, प्राइमरी oocytes आपकी खूब सारी फॉर्म हो जाती हैं। उसके बाद ये आपका प्रोसेस स्टार्ट होता है एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी। प्यूबर्टी, यस स्टूडेंट्स, जब आपके 12 से 13 साल की स्टेज होती है ना वो गर्ल चाइल्ड की, तब यहाँ पर आपका कह सकते हैं जो आपका oogenesis का नेक्स्ट स्टेज जो प्राइमरी oocyte के बाद वाला स्टेज है वो तब स्टार्ट होता है। इतनी दूर में आपके बहुत सारे मतलब कि कुछ लाख में कुछ 250 लाख कुछ ऐसे आपकी प्राइमरी oocytes फॉर्म होती है फीटल स्टेज में। बट जब प्यूबर्टी तक रीच करते करते कुछ 60,000 to 90,000 बस आपके प्राइमरी oocytes जो है 60,000 to 90,000 प्राइमरी oocytes बस आपकी रह जाती हैं। इसके बाद आपकी प्यूबर्टी के टाइम पर आपका फॉलिकल डेवलपमेंट जो है स्टार्ट होता है। तो कैसे होता है, प्राइमरी oocyte है, इसमें आपकी जो आउटर लेयर होती है इसको हम बोलते हैं ग्रैन्युलोसा सेल्स।
ग्रैन्युलोसा सेल्स। जब ये आपका सेकेंडरी फॉलिकल में फॉर्म होती है तो एक नया स्ट्रक्चर इसमें फॉर्म हो जाता है जिसको हम बोलते हैं थीका, और ग्रैन्युलोसा सेल्स की जो आपकी थिकनेस है वो आपकी इंक्रीज हो जाती है। बेसिकली मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर रही हूँ फॉलिकल डेवलपमेंट क्या होता है इसमें। तो ग्रैन्युलोसा सेल्स की आपकी जो थिकनेस है वो इंक्रीज हो जाती है, इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं सेकेंडरी फॉलिकल। फिर जब आपका टर्शियरी फॉलिकल फॉर्म हो रहा है तो अंदर एक फ्लूइड लाइक कैविटी फॉर्म हो जाती है, फ्लूइड स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाता है जिसको हम बोलते हैं एंट्रम। और जब आपका एंट्रम, ये जो ब्लू कलर का स्ट्रक्चर फॉर्म हुआ है इसको हम बोलते हैं एंट्रम, ये बीच में आ गया तो आपने देखा जो थीका की लेयर थी ना, ये थीका की लेयर आपकी डिवाइड हो गई, एक आउटर में थीका एक्सटर्ना में और थीका इंटरना में। तो ये जो आपका 3 लेयर का स्ट्रक्चर बन रहा है ना, 3 लेयर से आप इसको याद कर सकते हो कि थीका एक्सटर्ना, फिर आपका एंट्रम जो फ्लूइड फिल्ड कैविटी है, फिर थीका इंटरना, ये 3 लेयर जो आपके बन रहे हैं इसको हम बोल देंगे टर्शियरी फॉलिकल। ठीक है, टर्शियरी फॉलिकल की क्या खासियत है आपकी कि ये 3 लेयर्स आपकी फॉर्म हो जा रही है, इससे आप इसको याद कर सकते हो। प्लस इसमें आपका जो यूनिक फीचर देखने को मिल रहा है वो है आपका एंट्रम, जो कि एक आपकी फ्लूइड फिल्ड कैविटी है। ये फाइनली जब आपका पूरा पूरा फॉलिकल जब आपका मैच्योर हो जाता है, सारी लेयर्स आपकी अलग अलग हो जाती हैं, तो ये बन जाता है आपका ग्राफियन फॉलिकल। जो आपका मैच्योर, जो कहते हैं मैच्योर आपका फॉलिकल कहलाता है, वो आपका ग्राफियन फॉलिकल है। ठीक है, ओव्यूलेशन जो आपकी प्रोसेस होती है बेसिकली आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल में, इसमें आपकी जो सेकेंडरी ओवोसाइट है जो कि यहाँ पे फॉर्म हो चुकी है वो आपकी रिलीज हो जाती है और मेटाफेज सेकंड पे जाकर के अरेस्ट हो जाती है। ठीक है, अब ये जो आपकी कह सकते हैं ओवम रिलीज हुई है, ये जाती है कहाँ पे, आपके एम्पुला ऑफ ओविडक्ट तक इसको जाना होता है। ठीक है, और वहां पर आपकी फर्टिलाइजेशन होती है, अगर स्पर्म आ गया वहां पर तो वहां पर आपकी फर्टिलाइजेशन हो जाती है। ठीक है, बेसिकली क्या होता है कि आपकी मेटाफेज सेकंड स्टेज पे आपकी रिलीज हुई है। ठीक है, जब ये स्पर्म से मीट करती है तो स्पर्म ट्रिगर करता है आपकी मियोसिस सेकंड की कंप्लीशन। यहाँ पर अभी मियोसिस इसकी कंप्लीट नहीं हुई थी क्योंकि यहाँ पर आपका एक अनइक्वल सा डिवीजन होता है। देखो अगर पूछा जाए कि स्पर्मेटोजेनेसिस जो होती है आपकी, उसमें तो आपके इक्वल 4 हैप्लॉइड स्पर्म सेल्स फॉर्म हो रहे थे। ठीक है, बट यहाँ पर क्या, उसमें से आपका एक स्पर्म ही बस एंटर करता है और एक बाकी स्पर्म्स आपके डीजेनरेट हो जाते हैं। बट ओवम के केस में क्या होता है कि जब स्पर्म इससे मीट करता है तो वो ट्रिगर करता है आपकी मियोसिस सेकंड की कंप्लीशन, और जब कंप्लीशन होती है तो रिजल्ट आपका फॉर्म होता है ओवम प्लस सेकेंडरी सेकंड पोलर बॉडी, आपकी साथ में एक पोलर बॉडी भी फॉर्म हो रही है। तो मतलब स्पर्म हो गया, ओवम हो गई, और कुछ पोलर बॉडीज भी फॉर्म हो रही है। तो मतलब ये आपके कुछ अनइक्वल सी डिवीजन होती है क्योंकि ओवम जो है वो आपका लार्जर इन शेप है और जो पोलर बॉडीज है वो स्मॉलर इन शेप होती हैं। तो बेसिकली कहते हैं कि ओवोजेनेसिस में आपकी अनइक्वल डिवीजन होती है और कुछ ज्यादा बॉडीज फॉर्मेशन आपको देखने को मिलती है यहाँ पर। ओके, अब आ जाते हैं हम मेंस्ट्रुअल साइकिल पर। ठीक है, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल बेसिकली आपकी स्टार्ट होती है मेंस्ट्रुअल फेज से। देखो दिस साइकिल इज वेरी यूनिक टू विमेन ओनली, दिस इज लिमिटेड टू विमेन ओनली। और बेसिकली ये प्यूबर्टी के एज से आपका स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, प्यूबर्टी के स्टेज से आपका स्टार्ट हो जाता है, मतलब फीमेल स्टार्ट्स गेटिंग सेक्सुअली एक्टिव व्हेन द मेंस्ट्रुअल साइकिल आपका स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो क्या होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल में, बेसिकली एक रफ ओवरव्यू दूं तो जो आपकी हमने लेयर्स पढ़ी ना यूट्रस की, एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम, तो वो जो लेयर्स होती है ना एंडोमेट्रियम, बेसिकली वो लेयर्स आपकी ब्रेक डाउन होती हैं। जो ब्लड वेसल्स होती हैं वो सारी आपकी ब्रेक डाउन होती है। बिकॉज क्या होता है ना, ये जो फीमेल की जो बॉडी होती है वो हर महीने अपने आप को प्रेगनेंसी के लिए प्रिपेयर करती है कि इफ बाई चांस द एग गेट्स फर्टिलाइज तो उस एग को क्या हो, इम्ब्रियो अगर आपका फॉर्म हो गया तो उस इम्ब्रियो को वहां पे होल्ड करना होगा और फिर प्रेगनेंसी स्टार्ट होती है। बट आपका जो कह सकते हैं प्रेगनेंसी अगर नहीं स्टार्ट हुई तो वो लेयर आपकी हर महीने ब्रेक डाउन होती है, ब्लड वेसल्स आपकी ब्रेक डाउन होती हैं, और साथ में जो आपका एग रिलीज हुआ था ओवरी से, वो एग अगर फर्टिलाइज नहीं हुआ तो वो भी उसी ब्लड में डिसॉल्व हो करके रिलीज होता है। ये जो ब्लड रिलीज की प्रोसेस हो रही है ना, मेंस्ट्रुएशन की जो प्रोसेस हो रही है, इसका ऑनसेट हम बोलते हैं मेनार्क। ठीक है, जब प्यूबर्टी पर जब आपका ये प्रोसेस स्टार्ट हो रहा है ना सबसे पहली बार, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं मेनार्क। ठीक है, और जो मेंस्ट्रुअल साइकिल जो आपकी स्टार्ट हो रही है, पहला फेज जो आपका होता है उसको हम बोलते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। ये लगभग आपकी 28 टू 29 डेज की साइकिल होती है, मतलब कंप्लीट मंथ जो है फीमेल बॉडी में कुछ ना कुछ आपका चल रहा होता है, कोई ना कोई फेज आपका चल रहा होता है। बेसिकली एक महीने में आपकी 4 फेजेस होती है। कौन कौन सी फेजेस होती है? स्टार्ट होता है आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल से when the blood vessels get released and blood comes out, तो वही आपका मार्क करता है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल आपकी स्टार्ट हो गई है इस मंथ की। एवरी मंथ इट इज हैपनिंग और ये आपका स्टार्ट कर देती है। ठीक है, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल में आपके ब्लड वेसल्स का ब्रेक डाउन हो रहा है, एग रिलीज हो रही है, साथ में सारी चीजें रिलीज हो रही है। ये लगभग 4 से 5 दिन, इट वैरीज एंड इट डिफर्स अकॉर्डिंग टू दी बॉडी एंड वेट ऑफ द वुमेन।
ठीक है, बॉडी टू बॉडी ये वैरी करती है कि 4 से 5 दिन या 3 से 4 दिन में कई लोग का भी मेंस्ट्रुअल फेज जो है आपका फर्स्ट फेज खत्म हो जाता है। फिर उसके बाद आपका आता है फॉलिकुलर डे या फिर फॉलिकुलर फेज। ये आपका 6 to 13 डेज, मतलब कि 6th डे से लेकर के 13th डे तक चलता है। इसमें क्या हो रही है, अब दोबारा से आपका जो ओवरी की फॉर्मेशन प्रोसेस स्टार्ट हो रही है, मतलब ओवम की फॉर्मेशन स्टार्ट हो रही है, दोबारा से आपके हार्मोन्स एक्टिवेट हो रहे हैं, एंडोमेट्रियम की जो लाइनिंग ब्रेक डाउन हुई थी वो दोबारा से आपकी फॉर्मेशन उसकी स्टार्ट हो रही है। ठीक है, एग फॉर्म हो गया, आपको एंडोमेट्रियम की लाइनिंग जो लेयर्स थी वो भी आपकी फॉर्म हो गई फॉलिकुलर फेज में। अब उसके बाद स्टार्ट होता है आपका ओव्यूलेटरी फेज। ओव्यूलेटरी फेज में क्या होता है कि जो आपका एग फॉर्म हुआ था या फिर ओवम जो फॉर्म हुआ था ओवरी में, वो आपका ट्रैवल करके आता है कहां पर आता है, एम्प्यूला, या फिर कह सकते हैं जो आपका ओविडक्ट वाला रीजन है वहां पर आता है। इस टाइम पे ओव्यूलेटरी फेज इज वेरी स्पेशल बिकॉज इस टाइम पे जितने भी आपके हॉर्मोन्स है ना, LH हो गया, एस्ट्रोजन हो गया या फिर FSH हो गया, इन सारे ही हॉर्मोन्स का सर्ज देखने को मिलता है। ये सारे ही हॉर्मोन्स आपके बिल्कुल पीक पर चले जाते हैं बिकॉज दिस इज द बेस्ट टाइम फॉर फर्टिलाइजेशन। ठीक है, द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इज वेरी मच रेडी फॉर फर्टिलाइजेशन। तो ओव्यूलेशन फेज जो आपकी 14th डे पर बेसिकली होती है, मंथ की 14th डे, ठीक है, मंथली साइकिल की 14th डे पर जो आपकी ओव्यूलेशन होती है, इसमें आपको सारे ही हार्मोन्स का सर्ज देखने को मिलता है। ठीक है, मतलब आपके ग्राफियन फॉलिकल जो है वो रप्चर होती है, और रप्चर होती है तो आपका एग यहाँ पर रिलीज हो गया है एंड द बॉडी इज वेरी मच रेडी टू फर्टिलाइज। ठीक है, इसके बाद आपका आ जाता है ल्यूटियल फेज। ल्यूटियल फेज में आपका क्या हो रहा है, जो कॉर्पस ल्यूटियम है वो आपका सीक्रीट करता है प्रोजेस्टेरॉन। ठीक है, और फिर वापस से आपकी साइकिल यहाँ से स्टार्ट हो जाती है अगर ये एग जो यहाँ पर रिलीज हुआ था वो आपका फर्टिलाइज नहीं हो पाया। ठीक है, इसमें बेसिकली आपकी प्रेगनेंसी की प्रिपरेशन चल रही होती है। इफ बाई चांस द एग गेट्स फर्टिलाइज, तो यहाँ पर आपकी प्रेगनेंसी की प्रिपरेशन चल रही होती है। ठीक है, और अगर नहीं, अगर तो जो आपका ओवम रिलीज हुआ था वो फर्टिलाइज नहीं हुआ, तो फिर वापस से आपका डे 1 से जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है, मेंस्ट्रुअल फेज जो है वो वैसे ही आपका स्टार्ट हो जाती है। एक यूनिक चीज आपकी ये है कि इफ बाई चांस एग जो है आपका ओव्यूलेटरी फेज में या किसी भी फेज में फर्टिलाइज हो गया तो फिर क्या होता है, फिर आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो टेम्पोरेरी आपकी सस्पेंड हो जाती है, क्योंकि जो एग रिलीज हुआ था वो आपका फर्टिलाइज हो गया, इट स्टार्ट्स ग्रोइंग एंड इट डेवलप्स इनटू द एम्ब्रियो एंड फर्दर फीटस। अब जो आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट है वो आपका ऑक्यूपाइड है, वहां पर एक फीटस ग्रो कर रहा है, तो वहां पर आपके ये जो हॉर्मोन्स हैं, ये जो पूरा प्रोसेस हो रहा है मेंस्ट्रुअल साइकिल का, इसमें आपका 9 मंथ्स का ब्रेक आ जाता है। इसीलिए लोग कहते हैं कि एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल इवन फॉर अ मंथ हैज हायर चांसेस ऑफ शोइंग दैट द वुमन इज प्रेग्नेंट। ठीक है, ऐसा कई बार ऐसा भी होता है कि प्रेगनेंसी नहीं भी है, कुछ हार्मोनल चेंजेस की वजह से, फूड ट्रिगर्स की वजह से, स्ट्रेस की वजह से आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो डिले होती है, मेंस्ट्रुअल फेज जो है वो डिले होता है। बट यूजुअली जब द फीमेल इज इफ द फीमेल इज प्रेग्नेंट तो आपके मेंस्ट्रुअल साइकिल में ब्रेक आ जाता है, 9 मंथ्स का ब्रेक आ जाता है, और जब आपका वंस द बेबी हैज बीन पुल्ड आउट, बेबी कम्स आउट फ्रॉम द फीटस, उसके बाद से वापस से आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है एज यूजुअल स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, एक बार अच्छे से आप इस ग्राफ को देख लीजिए, फेजेस अच्छे से समझ लीजिएगा। ओके, अब हमने देख लिया कि स्पर्म फॉर्म हो गया, आपका ओवम फॉर्म हो गया। अब जो फाइनल प्रोसेस होती है वो होती है आपकी फर्टिलाइजेशन। स्पर्म ट्रैवल करके आपका जाता है कहां पे, फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट तक, वहां पर आपकी होती है फर्टिलाइजेशन। अब फर्टिलाइजेशन भी ह्यूमन बींग्स में काफी आपका यूनिक होता है, क्योंकि यहाँ पर स्पर्म जब आपका एग तक आता है तो कुछ यूनिक रिएक्शंस करता है। कौन सी रिएक्शंस होती हैं, सबसे पहले आपकी होती है एक्रोसोमल रिएक्शन। इसमें क्या कर रहा है, स्पर्म जो है रिलीज करता है लाइजेंस। इन लाइजेंस में आपके प्रेजेंट होती हैं जो आपका हाइलोरोनिडेज, आपकी जो एसिड आप पढ़ते हो ना हाइलोरॉन, वही आपकी एसिड यहाँ पर प्रेजेंट होती है। ये क्या करेगी, जो आपका जोना पेल्यूसिडा, जो आपकी लेयर है ना ओवम की, उसको डिसॉल्व करेगी, उसको एंटर करना है ना ब्रेक करके, तो उसको वो आपको डिसॉल्व करती है। उसके बाद क्या करता है स्पर्म, वंस इट इज इनसाइड इट परफॉर्म सम कॉर्टिकल रिएक्शंस, मतलब बेसिकली वो इस लेयर को ब्लॉक कर देगा, मतलब ओवम को दोबारा से ब्लॉक कर देगा ताकि अदर स्पर्म्स जो है वो एंटर ना कर पाए, टू अवॉइड द प्रोसेस ऑफ पॉलीस्पर्मी। पॉलीस्पर्मी यानी कि मल्टीपल स्पर्म्स ना एंटर कर पाए ओवम को, इसीलिए ये इसको ब्लॉक कर देता है, ज़ोना पेल्यूसिडा को वापस से ब्लॉक कर देता है। ठीक है, तो पहला रिएक्शन एक्रोसोमल रिएक्शन कर रहा है, जो वो खुद को एंटर कराने के लिए कर रहा है, जिसमें वो रिलीज कर रहा है हाइलोरोनिडेज। ठीक है, उसके बाद वो कर रहा है आपका पॉलीस्पर्मी को प्रिवेंट करने के लिए दूसरा रिएक्शन, जिसको हम बोलते हैं कॉर्टिकल रिएक्शन, जिसमें वो ब्लॉक कर रहा है दोबारा से लेयर को। उसके बाद आपका फास्ट ब्लॉक हो जाती है, मतलब कि मेम्ब्रेन पूरा कंप्लीटली आपका डिपोलराइज हो गया है। इस पूरे प्रोसेस को, इस पूरे मैकेनिज्म को बच्चों हम बोलते हैं कैपेसिटेशन।
कैपेसिटेशन, स्पर्म फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में जाने के बाद ओवम तक पहुंचने के बाद कौन कौन से फंक्शंस परफॉर्म कर रहा है, क्या क्या कर रहा है अपने आप को एक्टिवेट करने के लिए, और आपकी न्यूक्लियस, बेसिकली न्यूक्लियस से फ्यूजन होना है ना, ओवम के अंदर भी जो न्यूक्लियस उससे उसका फ्यूजन होना है ना, उसके तक पहुंचने के लिए क्या क्या फंक्शंस को परफॉर्म कर रहा है, वो आप हम कलेक्टिवली पढ़ते हैं अंडर कैपेसिटेशन, और ये रिएक्शंस आपकी होती हैं। उसके बाद जब वो अंदर जाता है तो मैंने बताया ना कि मियोसिस सेकंड, किसका, मियोसिस सेकंड ऑफ ओवम को ट्रिगर करता है, और ट्रिगर करता है तो आपका फॉर्म हो जाता है क्या, पोलर बॉडीज फॉर्म हो जाती हैं, और जब फ्यूजन हो जाती है आपकी स्पर्म और ओवम की, तो आपका फॉर्म हो जाता है जाइगोट। बेसिकली एंड प्रोडक्ट फर्टिलाइजेशन का क्या होता है, जाइगोट। तो यहाँ पे हमने जाइगोट फॉर्म कर लिया है, ओके, जाइगोट फॉर्म कर लिया है। अब चलते हैं हम किस पे, ठीक है, ये आपका बन गया जाइगोट। जाइगोट बेसिकली आपका 2n डिप्लॉयड इन नेचर होता है। अब जाइगोट में आपकी होगी माइटोसिस, ठीक है, क्योंकि क्या होना है, नंबर इंक्रीज होता है सेल्स का। अब ये जो सेल्स आपकी फॉर्म हो रही है ना, ये जो सेल्स हैं, आपका 2 सेल स्टेज बन गया, माइटोसिस हुई, 2 सेल्स बन गए, इन सेल्स को हम बोलते हैं ब्लास्टोमियर्स, ब्लास्टोमियर्स। तो यहाँ पे आपके 2 ब्लास्टोमियर्स फॉर्म हो गए हैं, ठीक है। उसके बाद 2 सेल से आपका कंप्लीट होता है 4 सेल स्टेज में। 4 सेल स्टेज में आपका मास ऑफ सेल बन जाता है, जिसको हम बोलते हैं मॉर्यूला। ये सारी चीजें कहां पर हो रही हैं आपकी, ओविडक्ट में हो रही हैं, ठीक है, जो हमने लॉन्ग सा ओविडक्ट पढ़ा हुआ है वहां पर आपकी हो रही है ओविडक्ट तक, ठीक है। अब ये मॉर्यूला आपका डेवलप होता है या फिर डिफरेंशिएट होता है किसमें, ब्लास्टोसिस्ट में। ब्लास्टोसिस्ट की क्या खासियत है बच्चों, जो इसका ये जो सेल्स है ना, मास ऑफ सेल्स, ये सेल्स आपकी डिफरेंशिएट हो जाती हैं, और ये आपकी जो सेल्स आउटर लेयर में फॉर्म हो गई है, इनको हम बोलते हैं ट्रोफोब्लास्ट, और जो इनर जो आपकी सेल्स हैं, इनको हम बोलते हैं इनर सेल मास, ठीक है, इनर सेल मास। अब ये सेल्स आपकी क्या करती हैं, ये जो आपकी ब्लास्टोसिस्ट वाला स्टेज है, ये जाता है, और यहाँ पर इस स्टेज पर आपका जो ये ब्लास्टोसिस्ट फॉर्म हुआ है, ये आपका ट्रैवल करके आ जाता है कहाँ पर, यूट्रस में। अब यूट्रस में एंडोमेट्रियम और ये तीनों लेयर्स आपकी प्रेजेंट हैं। ये आपका जो ब्लास्टोसिस्ट है, ये जा करके अटैच होता है यूट्रस की वॉल से, और जब ये अटैचमेंट हो जाती है ना, तो यही यही इवेंट आपका मार्क करती है कि द वुमन इज प्रेग्नेंट। यही आपका प्रेगनेंसी का स्टार्ट होता है, या फिर कह सकते हैं पहला सिंबल होता है कि प्रेगनेंसी स्टार्ट हो गई है। और इस प्रोसेस को, ये अटैचमेंट वाली प्रोसेस को हम बोलते हैं इम्प्लांटेशन। ये देखो यहाँ पर आपकी जो लेयर्स है वो डिसॉल्व होती हैं, और कुछ फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस फॉर्म होती हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं, कोरियोनिक, कोरियोनिक विलाई बोलते हैं। यहाँ पर आपकी क्या फॉर्म होती है, कोरियोनिक विलाई, ठीक है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस फॉर्म होती है, जिसकी वजह से यहाँ पर अटैचमेंट होती है। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं इम्प्लांटेशन, एंड दिस मार्क्स द ऑनसेट ऑफ प्रेगनेंसी, ठीक है। क्लीवेज में आपका ये जो आपका प्रोसेस हो रहा है ना, जाइगोट आपका 2n जो सेल है, ये आपका डिवाइड हो रहा है 2 सेल स्टेज में, फिर 4 सेल स्टेज, फिर मॉर्यूला फॉर्म हो रहा है, फिर मॉर्यूला से ब्लास्टोजा फॉर्म हो रहा है। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं क्लीवेज, रैपिड मल्टीप्लिकेशन डिवीजन एज जाइगोट मूव्स टू द यूट्रस। और जब ये क्लीवेज कंप्लीट होता है, तो फिर आपका जाइगोट जो है, मतलब जो आपका ब्लास्टोसिस्ट फॉर्म हुआ है, ये आपका मूव कर जाता है यूट्रस में, क्योंकि वहीं आपकी इम्प्लांटेशन होती है, ठीक है। ये पढ़ा हमने क्लीवेज एंड इम्प्लांटेशन। अब आ जाते हैं आपके प्रेगनेंसी के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। प्रेगनेंसी, ये कोरियोनिक विलाई की मैं बात कर रही थी, देखो ये आपके इंटरडिजिटेड, मतलब कि फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस फॉर्म करते हैं और यूटेराइन टिश्यू से अटैच हो जाते हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स जो हमने पढ़ना है वो है आपका प्लेसेंटा। मेन स्ट्रक्चर जो हमें पढ़ना है, या मेन लेयर जो हमें पढ़ना है, वो आपका है प्लेसेंटा। बेसिकली प्लेसेंटा आपका क्यों इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ये ट्रांसपोर्ट करता है सब्सटेंसेस को किसके तक, फीटस तक। फीटस और मदर के बीच में जो आपका इंपॉर्टेंट कनेक्शन यहाँ पर बना रहा है, वो कौन है, वो है आपका प्लेसेंटा। बेसिकली ये सप्लाई करता है ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स को किसके तक, फीटस तक, और रिमूव करता है CO2 एंड वेस्ट को, ठीक है। और ये कह सकते हैं डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं होता है, दिस एक्ट्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ डिफ्यूजन, ठीक है। डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं हो रहा है, ये लेयर आपकी प्रेजेंट है, बट डिफ्यूजन होती है यहाँ पर दोनों के बीच में, ठीक है। और ये जो आपका प्लेसेंटा होता है, इट ऑल्सो एक्ट्स लाइक एन एंडोक्राइन हार्मोन, एंडोक्राइन ग्लैंड। कैसे, क्योंकि ये कुछ आपकी चीजें रिलीज करता है, कुछ हार्मोन्स रिलीज करता है, और ये जो आपके हार्मोन्स हैं, ये आपके बस प्रेगनेंसी के टाइम पर रिलीज होते हैं, दीज हार्मोन्स। इसीलिए फीमेल बॉडी, जब फीमेल की जो बॉडी होती है, वो आपकी बहुत मेजर चेंजेस जाती है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। अब कौन से हार्मोन्स आपके रिलीज होते हैं, HCG, ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोफिक हार्मोन, ठीक है, जो आपका कॉर्पस ल्यूटियम को मेंटेन कर रहा है। आपको इन हार्मोन्स के नाम पता होने चाहिए कि कौन सी हार्मोन्स प्रेगनेंसी के टाइम पर आपका प्लेसेंटा रिलीज कर रहा है। HPL, ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन, जो कि आपका
फर्दर लैक्टेशन कराएगा, लैक्टेशन मेमोरी ग्लैंड से आपका कराएगा, रिलैक्सिंग जो आपके पेल्विक लिगामेंट्स होते हैं उनको रिलैक्स कराएगा, ठीक है। एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन्स, इनका सर्ज बढ़ जाता है, ये आपके पहले भी रिलीज होते हैं बट इनकी जो सर्ज है, जो इनकी टेंडेंसी है वो आपकी बढ़ जाती है, ठीक है। तो आपके जो HCL, HCG, HPL और रिलैक्सिन वाले हार्मोन्स है, दीज आर ओनली रिलीज ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड दे आर गेटिंग रिलीज फ्रॉम दी प्लेसेंटा। तो अगर क्वेश्चन आता है कि हाउ डज प्लेसेंटा एक्ट एज एन एंडोक्राइन हार्मोन या एंडोक्राइन ग्लैंड, तो आपको इन हार्मोन्स के नाम बता करके वहां पे एक्सप्लेन करना पड़ेगा। ओके, प्लेसेंटा की लेयर समझ में आ गई होगी आपको। ये देखो, ये ऐसे आपका कनेक्टेड है यहाँ पे फीटस से, देखो। ओके, अब देखो जेस्टेशन पीरियड हमने पढ़ लिया कि आपका फीटस एम्ब्रियो फाइनली डेवलप हो जाएगा, इम्प्लांटेशन की प्रोसेस हो चुकी है। अब आपका पूरा कंप्लीट 9 मंथ्स का डेवलपमेंटल प्रोसेस होता है जिसको हम बोलते हैं जेस्टेशन, जिसमें आपका फीटस कंप्लीटली ग्रो कर रहा है, एम्ब्रियो कंप्लीटली ग्रो कर रहा है और फीटस फॉर्म कर रहा है, और बेसिकली एंड में आपका एक कंप्लीट बेबी फॉर्म हो जाता है। क्या होता है बच्चों, आपको इवेंट्स पता होना चाहिए कि मंथ 1 में आपकी हार्ट फॉर्म हो रही है, ठीक है। वो बच्चे चेक करते हैं ना, हम जा करके डॉक्टर से चेक कराते हैं, अल्ट्रासाउंड कराते हैं, तो उसमें हमें पता लगता है क्या कि आप बच्चे की बेसिकली हार्ट बीट सुनने की कोशिश कर रहे हो। वो आपका फर्स्ट मंथ में ही स्टार्ट हो जाता है। सेकेंड मंथ में लिम्स एंड डिजिट्स, मतलब कि फिंगर्स क्या फॉर्म होंगे आपके, क्या चीजें फॉर्म होंगे, ये आपका लिम्स एंड डिजिट्स का डेवलपमेंट आपके सेकेंड मंथ में स्टार्ट हो जा रहा है। थर्ड मंथ में आपके जो मेजर ऑर्गन सिस्टम्स हैं, जो जेनिटेलिया है, ये सारी चीजें आपकी विजिबल हो जाती हैं। तो यहाँ से लोग कोशिश करते हैं बच्चे की सेक्स को डिटरमाइन करने के लिए, ठीक है। वो आपके थर्ड मंथ में स्टार्ट हो जा रहा है, मतलब कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर का जब एंड हो रहा है। उसके बाद मंथ 5 में फर्स्ट मूवमेंट आपकी दिखने लग जाती है, लोग कहते हैं ना बच्चा किक मार रहा है आपका, ये सारी चीजें आपकी 5th मंथ से स्टार्ट हो जाती हैं। उसके बाद 6th मंथ में बॉडी जो है उस पर हेयर्स आने लग जाती हैं, आईलिड्स आने लग जाती हैं, आई लैशेस आपकी फॉर्म हो जाती हैं और आईज धीरे धीरे आपकी ओपन होना स्टार्ट हो जाती हैं। और फिर 9 मंथ में आपका जो बेबी है वो आपका कंप्लीटली रेडी टू गेट डिलीवर्ड है, ठीक है, कंप्लीटली फॉर्म हो चुका है एंड इट इज रेडी टू कम आउट, रेडी फॉर डिलीवरी। तो ये आपकी जेस्टेशन में क्या क्या, जेस्टेशन पीरियड में आपकी कौन से मंथ में क्या यूनिक प्रोसेसेस हो रही हैं, क्या यूनिक फॉर्मेशन हो रहा है, ये इसका ओवरव्यू जानना आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये एक पेज में समराइज्ड है आपके लिए अच्छे से। ओके, जो बर्थ प्रोसेस हो रही है ना, चाइल्ड बर्थ की जो प्रोसेस होती है उसको हम बोलते हैं पार्च्यूरेशन। चाइल्ड बर्थ की प्रोसेस को हम बोलते हैं पार्च्यूरेशन। बेसिकली क्या होता है, जो आपका फुल्ली डेवलप्ड फीटस होता है वो आपकी ब्रेन को, ठीक है, जो मदर की ब्रेन होती है उसको सिग्नल भेजता है। जो फुल्ली डेवलप्ड फीटस हो गया है वो आपकी सिग्नल भेज रहा है, तो उससे क्या होंगे, आपके माइल्ड यूटेरिन कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होंगे, बिकॉज सिग्नल किसको भेज रहा है, ये पिट्यूटरी को भेज रहा है। और पिट्यूटरी क्या करेगा, ऑक्सीटोसिन रिलीज कराएगा। यहाँ पे ये देखो, पिट्यूटरी रिलीजेस ऑक्सीटोसिन, सिग्नल जा रही है आपकी ब्रेन को, वो आपका क्या करेगा, ऑक्सीटोसिन को रिलीज कराएगा। ऑक्सीटोसिन क्या करेगा, आपकी यूट्राइन की कॉन्ट्रैक्शंस को बढ़ा देगा। बेसिकली जो चाइल्ड डिलीवरी की प्रोसेस होती है वो आपकी यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शंस की वजह से ही होती है। यूट्राइन्स में बहुत ही विग्रस, जो यूट्राइन की वॉल होती है, जो लेयर होती है ना, वहां पे आपकी बहुत विग्रस, जिसको बेसिकली हम बोलते हैं लेबर पेन, इतनी विग्रस कॉन्ट्रैक्शन होती है कि बहुत ज्यादा पेन होता है, और उसी कॉन्ट्रैक्शन की वजह से आपका बेबी का एक्सपल्शन होता है, बेबी गेट्स एक्सपल्ड आउट फ्रॉम दी वेजाइना, ठीक है। तो ये बेसिकली इसमें आपका जो फीटस है वही जब आपका ग्रो कर गया है कंप्लीटली, तो वही सिग्नल भेज रहा है ब्रेन को, और ब्रेन आपका रिलीज कराता है पिट्यूटरी को सिग्नल भेजता है, फिर पिट्यूटरी रिलीज कराती है ऑक्सीटोसिन हार्मोन, विच इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शंस। ये ज्यादा से ज्यादा आपका रिलीज होता है और उसकी वजह से यूटेराइन की कॉन्ट्रैक्शन बढ़ती है और फिर बेबी एक्सपल्ड आउट होता है फीमेल की बॉडी से। इसी टाइम पर आपके साथ में स्टार्ट हो जाती है लैक्टेशन की प्रोसेस। लैक्टेशन की प्रोसेस कहाँ हो रही है बच्चों, आपके मेमोरी ग्लैंड में। इसका पूरा प्रोसेस हमने पढ़ा है कि कैसे चल रहा है। तो बेसिकली जो फर्स्ट मिल्क प्रोडक्शन होता है आपका मेमोरी ग्लैंड से, उसको हम बोलते हैं कोलोस्ट्रम, एंड दिस कोलोस्ट्रम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द चाइल्ड। जैसे ही बेबी आपका न्यू बॉर्न है उसको कोलोस्ट्रम की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि कोलोस्ट्रम जो होता है वो आपका रिच इन एंटीबॉडीज होता है, बहुत ही ज्यादा हेल्दी, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर द न्यू बॉर्न चाइल्ड, क्योंकि ये आपका पैसिव इम्यूनिटी प्रोवाइड कर रहा है न्यू बॉर्न को, ठीक है। जो आपका न्यू बॉर्न बेबी है उसको इम्यूनिटी जो होती है वो आपको इसी मदर की जो फर्स्ट मिल्क होती है उसको हम बोलते हैं कोलोस्ट्रम, जो बेसिकली आपका येलो कलर का होता है। इनिशियल फ्यू डेज में आपका प्रोड्यूस जो हो रहा है उसको हम बोलते हैं कोलोस्ट्रम। ये आपका येलो कलर का बेसिकली होता है, एंड दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर द बेबी, फॉर द न्यू बॉर्न बेबी। ओके, आई गेस यहीं तक है आपका। ओके, ठीक है, एक समरी मैंने आपके लिए डाल दी जिसमें स्पर्मेटोजेनेसिस और वोजेनेसिस का हमने कंपेयर किया है,
ठीक है। और एग्जाम के लिए आपको कौन कौन सी डायग्राम्स पता होनी चाहिए, ठीक है, कौन कौन से डायग्राम्स की लेबलिंग पता होनी चाहिए। मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हमने पढ़ा है, सेमिनिफरस ट्यूब्यूल का आपका क्रॉस सेक्शन, फिर स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म और ग्राफिन फॉलिकल और ओवरी की स्ट्रक्चर। ओके, इतनी बातें आपको समझ करके जान करके आपको एग्जाम में जाना है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ह्यूमन रिप्रोडक्शन क्या होती है, क्या इवेंट्स होती है मेजर, इसका हमने ओवरव्यू अच्छे से देखा, इनफैक्ट पूरा चैप्टर ही अच्छे से कंप्लीट कर लिया है। सो आप लोग जाइए और अच्छे से पढ़ाई करिए। ओके, ऑल द बेस्ट टू एवरीबॉडी।